जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड सेशन ऑफ आवर मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल न्यूज को। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं सेशन में। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। पहली न्यूज है, आइसलैंड की जो है नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो नाम है हल्ला। ठीक है, हल्ला बोल, इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो, इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि आइसलैंड में ना रिसेंटली बहुत ज्यादा वॉल्केनोज, ठीक है, वॉल्केनो मतलब कहते हैं ना अंदर जो है ज्वालामुखी है, तो हल्ला बोल रहा है बार बार। ठीक है, और बाहर आने के लिए उतारू है, और बाहर आने के लिए वो बहुत रेगुलरली मैग्मा इरप्शंस आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है जी, तो ये एक कंट्री है आइसलैंड, नॉर्थ यूरोप में, या टू बी वेरी स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आप देख सकते हैं। और ये इसकी कैपिटल है। अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है। एंड करेंसी जो है आइसलैंडी करोना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्लॉडिया शानबॉम जो है, ये बनी है पहली महिला राष्ट्रपति किसकी? मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको की। तो सो क्लॉडिया शानबॉम इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये मूल रूप से एक जूइश है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट जूइश पर्सन टू बी चूजन फॉर दिस पोस्ट। एंड क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, आईपीसीसी, सो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, 2007 की रिपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसको इसी रिपोर्ट के बाद जो है आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, आईपीसीसी को। चलिए, तो ये मैक्सिको, इसकी कैपिटल सिटी है मैक्सिकन पीसो। तो पीसो से पैसा याद रख सकते हैं। शॉन बॉम्ब को ऐसे याद रख सकते हैं कि मैक्सिको से मैक्सिमम मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाले बात कर रहे हैं कि यार बहुत बुरी तरह हार हो गई है वर्ल्ड कप में, तो मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। तो शेन बॉम, ठीक है, शेन बॉर्न स्पिनर था ना, लेग स्पिनर, उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, या मतलब वैसा हमें एक स्पिनर चाहिए। खैर वो तो अब दुनिया में नहीं है, बट वैसा हमें एक ऐसा स्पिनर चाहिए ताकि हम भी मैच जीत सके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बिकम द फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, बिकमिंग द फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान। और ये जो है सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्फेंट्री या कैवलरी उसमें नहीं है सच, या कह लीजिए कॉम्बैट रोल में नहीं है, बट सीनियर पैथोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान आर्मी फॉर 26 ईयर्स। और अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो यहां पर हिंदू पॉपुलेशन 2.1% है लगभग पाकिस्तान में, क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1.2%। अहमदिया मुस्लिम्स को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहां पर ये एक खास पॉइंट है। नेक्स्ट आपका साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो हैं दोबारा चुन लिए गए हैं। ठीक है जी, बट इस बार जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जो साइरिल रामाफोसा हैं, वो उनकी जो मेजॉरिटी है वो उनको प्राप्त नहीं हुई है। वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन द इंडियन इलेक्शंस। यहां पर साउथ अफ्रीका के इलेक्शंस में भी ऐसा हुआ है कि गठबंधन की जो है सरकार बनी है। सो कैपिटल प्रिटोरिया, केप टाउन। ठीक है, यहां पर 3 कैपिटल हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल कैपिटल, और साउथ अफ्रीका रैंक। तो ये जो है वहां की करेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेपाल की रिवर है सुनकोशी, क्लीन अप रिमूव्स 24,000
केजी ऑफ प्लास्टिक। जस्ट थिंक ऑफ इट कि हम नदियों में या कहीं जब जाते हैं तो कितना सारा प्लास्टिक जो है वहां पर डालते हैं। इट इज नॉट अबाउट नेपाल और एनी अदर कंट्री, सब जगह मैक्सिमम जगह आपको ये चीज देखने को मिलती है अनफॉर्चुनेटली। तो 36 आवर्स में इतना केजी, 24,000 से ज्यादा केजी प्लास्टिक जो है वहां से निकाला गया है। तो ये जो है नेपाल में हुआ है, और ये जो रिवर है ये फर्दर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है जी। सो टू क्लीन रिवर सनकोसी, बागमती प्रोविंस में नेपाल में, ये जो प्रोजेक्ट था कैप, कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर प्रिवेंटिंग प्लास्टिक लीकेज इन रिवर्स। तो ये जो सनकोशी है ट्रिब्यूटरी है सप्तकोशी रिवर की, जिसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। ठीक है जी। और ये फर्दर जाकर क्या है आपकी, क्योंकि 7 नदियों से बनी है इसलिए इसको सप्तकोशी कहा जाता है, और ये फर्दर जाकर गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। ठीक है। अगर इसका सोर्स की बात करें तो जांगबो जो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से इसका सोर्स है, मतलब वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। सीधा सीधा आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक फैक्ट जो है बनता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृष्ण कन्हैया द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन ओपन्स इन दुबई। तो यहां पर एक एग्जीबिशन हुई। ठीक है, नाम से बहुत क्लियर है, कृष्ण कन्हैया द गोल्डन कृष्णा। एंड सो रिनोन्ड इंडियन आर्टिस्ट कृष्ण कन्हैया अनवील्ड हिज लेटेस्ट कलेक्शन द गोल्डन कृष्णा। और पूरा का पूरा भगवान कृष्ण पर फोकस है, एंड इज एन इंडियन आर्टिस्ट पेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री से भी नवाजा था 2004 में। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका मालदीव्स ने कहा है हम इजराइलीज को बैन कर देंगे। मालदीव्स एक कह लीजिए मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, और उन्होंने, क्योंकि वो जो गाजा में युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, उसको लेकर जो है अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि हम इजराइलीज को नहीं आने देंगे। Okay, the public anger in Maldives, predominantly Muslim nation, rises over the war in Gaza. So लगभग पिछले साल अगर हम बात करें तो 11,000 इजरायली जो है मालदीव्स घूमने आए थे। मालदीव्स एक बहुत बड़ी टूरिस्ट लोकेशन है इंडियन ओशन में, और जो है उनके टोटल टूरिस्ट कह लीजिए अराइवल्स का 0.6% है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो काइंड ऑफ अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें तो बहुत कैलकुलेटेड मूव जो है मालदीव्स ने ये लिया है। मालदीव्स की कैपिटल माले, और जो करेंसी है मालदीवियन रुपया। तो बड़ा बड़ा सिमिलर रुपया से साउंडिंग है। ठीक है, बहुत सिमिलर साउंडिंग है। मोहम्मद मौजू काफी चर्चा में है जब से राष्ट्रपति बने हैं, खासकर भारत को लेकर जो कह लीजिए बयानबाजी या रिलेशंस रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा चर्चा में मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। ओके, इजराइल की बात करें, कैपिटल जेरूसलम, करेंसी न्यू शेकेल, एंड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट आपका इंडिया लॉन्चेस बिमरेन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट पीएचडी रिसर्च फॉर बिम्स्टेक स्कॉलर्स। ठीक है जी, बिम्स्टेक। अच्छा, बिम्स्टेक क्या है? देखो, बिम्स्टेक है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉपरेशन। इसका पहले मैप देखो, मैप से आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। देखो ये क्या है कि ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव है जिसको इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ भी बात करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसमें पाकिस्तान भी पार्ट था, बट क्योंकि उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। दुनिया भर में आप देखेंगे तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मरकोजर की बात कर लीजिए, आशियान की बात कर लीजिए, ईयू की बात कर लीजिए, वो काफी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, बट सार्क नहीं रहा। अब इंडिया ने जो अपना फोकस है वो कहीं ना कहीं सार्क से थोड़ा बिम्स्टेक की तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे के सारे देश जो है यहां पर आते हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज की बात कर लें तो यहां पर जो है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बिमरेन इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये क्या है? सो बिम्स्टेक इंडिया मेरीन रिसर्च नेटवर्क, क्योंकि ये सारे के सारे मैक्सिमम कोस्टल कंट्रीज हैं। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम फॉर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मकसद क्या है? ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। देखिए, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी होता है जो आपकी सीज या ओशन पर निर्भर करती है। वहां पर टूरिज्म है, ठीक है जी, वहां पर टूरिज्म को डेवलप करना, वहां पर फिशरीज को डेवलप करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप करना, और वहां का रखरखाव करना। और ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर हम
मान के चलें कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 300 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन जो है कोस्टल एरियाज में रहती है। कोस्टल एरिया की या ब्लू इकोनॉमी पर निर्भर करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो किस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन को डेवलप किया जा सकता है, बंगाल की खाड़ी वाले रीजन को डेवलप किया जा सकता है। आगे चलते हैं, स्लोवेनिया टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद रहा। इजराइल ने ऑब्वियसली इसका खंडन किया। स्लोवेनिया जो कि एक देश है आपका यूरोप में, बिकम्स द लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। अब जो है इसको मिलाकर 140 ऐसे देश हो गए हैं जिन्होंने पैलेस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत भी कई बार ये बात कह चुका है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां पर इजराइल और पैलेस्तीन दोनों को पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको ये स्टैंड बहुत सारे देशों का नहीं भी है। ठीक है, बहुत सारे देश जैसे कि ईरान है वो इजराइल को मानता ही नहीं है, वो मानता है कि ये बिल्कुल इलीगल तरीके से बना है। तो इसको लेकर अपने आप में काफी ज्यादा कह लीजिए दुनिया बटी हुई है दो हिस्सों में, या कह लीजिए बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। बट इंडिया का स्टैंड क्लियर है। इंडिया ये कहता है कि दोनों ही देश पीसफुली कोएग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्लोवेनिया है जो कि लेटेस्ट कंट्री बना है। स्लोवेनिया की बात करें तो ये आपका इसका करेंसी यूरो है। यहां पर आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोशिया, तो एक छोटा सा देश है स्लोवेनिया। नेक्स्ट है आपका ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स। सो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने क्या किया है, लॉन्च किया है 135 मिलियन डॉलर्स का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब ये क्या हुआ ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड, चलिए देखते हैं। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। रोल ऑफ नेचर, बेसिकली जो छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, यहां पर नाम इन्होंने दिया है इसको स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो छोटे आइलैंड्स हैं वहां पर नेचर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है जी, वहां के टूरिज्म को डेवलप करना, अर्बन डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन, टूरिज्म सेक्टर, नेचर बेस्ड इको टूरिज्म जिसको हम कई बार कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इन आइलैंड्स की, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इनका जो विकास हो वो सतत विकास हो। ठीक है, नेचर को ध्यान में रखते हुए विकास हो, यहां पर कहा गया। तो इसमें टारगेट किया जाएगा 15 एसआईडीएस को। एसआईडीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। और द प्रोग्राम सीक्स टू फॉस्टर नेचर पॉजिटिव चेंजेस 2002 से 2024 से 2034 तक, अलाइनिंग विद द डिकेड ऑफ एक्शन। तो इसमें जो है जो आइलैंड्स हैं ये सारी जगह से लिए जाएंगे। कुछ कुछ आइलैंड जैसे कैरेबियन आइलैंड्स में से कुछ लिए जाएंगे, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में। ठीक है जी, इनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि लोकल इनिशिएटिव्स आए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिशरीज, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिलीपीन कोर्ट पुट अ स्टॉप ऑन द गोल्डन राइस कमर्शियल प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, भारत के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए कई बार ये बात चली है कि जो गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस होता क्या है, और बीटी एग प्लांट, ये एग प्लांट बेसिकली बैंगन। ठीक है, हम इंडिया में एग प्लांट नहीं बोलते, हम बोलते हैं ब्रिंजल। ठीक है, बीटी ब्रिंजल, आपने अगर ये टर्म सुना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कोर्ट ने यह कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ये है कि जो भी एक मान लीजिए एक जीनोम है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसमें से एक पर्टिकुलर जो डिजायर्ड जीन आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर जीन को हटाइए जो खराब है या जो जिसको इंप्रूव करना है, उसमें जो डिजायर्ड जीन है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। और इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। मतलब जीन्स के लेवल पर चेंजेस करना, तो और एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को लेकर आना। अब कोर्ट का ये सीधा सीधा कहना है, जो कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का भी कहना है अक्रॉस द वर्ल्ड, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होगा ये हमें नहीं पता है। ये बहुत जल्दबाजी में इसको इंट्रोड्यूस ना किया जाए। जैसे कि बीटी कॉटन के बारे में हम जरूर सुनते हैं, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बेसिकली एक डिजायर्ड जीन है, तो वो बट कंज्यूमेबल नहीं है। बट कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे ब्रिंजल हो गया, बैंगन हो गया, ठीक है, उसके बाद गोल्डन राइस हो गया, ये कंज्यूमेबल हैं। ये बॉडी में जाकर इसका क्या इंपैक्ट होगा
ये हमें नहीं पता है। तो ये इस पे प्रॉपर ट्रायल्स होने के बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अब गोल्डन राइस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक न्यू टाइप ऑफ राइस है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन जिसको प्रो विटामिन ए कहा जाता है, जो आपकी बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, प्लांट पिगमेंट दैट बॉडी कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए। जब भी आपकी बॉडी को विटामिन ए चाहिए होगा तो वो जो है जो उसको कन्वर्ट कर देगा। द कंपाउंड इज व्हाट गिव्स द ग्रीन। इसी वजह से वो ऑरेंज कलर या रेडिश कलर इसको देखने को मिलता है, इसीलिए इसको जो है रेडिश या गोल्डन कलर देखने को मिलता है कई बार। तो ये इसीलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। इट इज डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट अगेन दो चीजें हैं, ह्यूमन इंपैक्ट भी है और इसका इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव होगा ये भी हमें अभी तक नहीं पता है। तो ये एग्जैक्टली उसी लाइंस पर बात है। इसीलिए अगर आप देखेंगे भारत में भी अभी तक बीटी ब्रिंजल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और ऑफिशियली जो आपका कह लीजिए खेती जो है गोल्डन राइस की भी अलाउ नहीं की गई है। आगे चलते हैं। अडानी पोर्ट्स साइंस अ 30-ईयर पैक्ट टू ऑपरेट तंजानिया पोर्ट टर्मिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है जी, अडानी पोर्ट्स को ने जो है 30 साल का एक पैक्ट साइन कर लिया है। वो तंजानिया पोर्ट के पर्टिकुलर टर्मिनल को ऑपरेट करने का मतलब क्या जी उनको एक टेंडर मिल गया है, ऐसे समझ लीजिए। साइंड अ 30-ईयर कंसेशन एग्रीमेंट विद तंजानिया टू ऑपरेट एंड मैनेज कंटेनर टर्मिनल 2 एट दर एस सलाम पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तंजानिया वाला पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसको ऐसे समझो। ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ना, ये आप समझ के चलो कि इस पोर्ट से फर्दर जो है आप यहां से पहुंचते हैं रेड सी। ठीक है, रेड सी, फिर सुएज कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन सी एंड देन यूरोप। ठीक है, और इंडिया से आप चलेंगे तंजानिया और फर्दर जो है आप साउथ अमेरिका की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक आइडियल लोकेशन है एज फार एज इंडियन गुड्स आर कंसर्न्ड आल्सो, या नॉट जस्ट इंडियन गुड्स, फॉर एशियन गुड्स आल्सो। सो एक जॉइंट वेंचर है अबू धाबी पोर्ट ग्रुप और ईस्ट हार्बर टर्मिनल लिमिटेड के बीच में, जिसमें 95% स्टेक जो है वो ले लिया गया है किसके द्वारा, अडानी पोर्ट्स के द्वारा, फॉर $39.5 मिलियन। नेक्स्ट है आपका फिलीपींस से ही एक और न्यूज है, माउंट कैनलॉन। ठीक है, माउंट कैनलॉन जो है इरप्शंस यहां पर हुई हैं। ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल शेल्टर्ड इन इवैक्यूएशन आफ्टर द माउंट कैनलॉन इरप्टेड इन सेंट्रल फिलीपींस। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ज्योग्राफी में जब हम स्ट्रेटो वॉल्केनो के बारे में पढ़ते हैं तो स्ट्रेटो का मतलब होता है स्ट्रेट, तो लेयर्स हैं बेसिकली। ठीक है, कई सारी आपको लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको स्ट्रेटो वॉल्केनोस को डिफाइन किया जाता है। तो इसके अलावा इसमें खास बात क्या है, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड एंड ये एक्टिव वॉल्केनो है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर आपका फिलीपींस आता है, इसलिए बहुत रेगुलर यहां पर वॉल्केनोस आते हैं। और जो है इसमें खास पॉइंट क्या है, इट इज पार्ट ऑफ दिस, यस इट इज फेरेटिक एक्सप्लोजंस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फेरेटिक एरप्शन क्या होता है, देखिए फेरेटिक एरप्शन क्या होता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा स्टीम बाहर आती है। ठीक है, वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, स्टीम ड्रिवन एक्सप्लोजन होता है। अब ये स्टीम ड्रिवन एक्सप्लोजन क्यों होता है, देखो नीचे मैग्मा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर 300 400, ठीक है उससे भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर मैग्मा है। जब उसके साथ पानी कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल बॉइल, स्टीम बनेगा। तो अब क्या है कि यहां पर आपको पानी काफी मिलता है, मैग्मा, और इसीलिए जनरली जब भी इरप्शन देखा गया है यहां पर तो बहुत ज्यादा स्टीम पहले बाहर निकलता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वहां पर मैग्मा का इरप्शन भी देखने को मिलता है, व्हेन वाटर बीनीथ द ग्राउंड ऑन द सरफेस हीटेड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, फेरेटिक इरप्शन। ये ज्योग्राफी का आपका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगेन आज के सेशन में ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है, मतलब इन्वायरमेंट ऐसे पूरा फोकस एरिया है इंसिडेंटली, क्योंकि पूरी दुनिया में ये इंसिडेंट मतलब फोकस एरिया है भी। अगली न्यूज, द वर्ल्ड इज हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग एंड द रोड टू कीप इट 1 पॉइंट। देखिए पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में यह कहा गया था कि दुनिया के टेम्परेचर को हमें 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है किसी भी हालत में, और कोशिश करनी है कि दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल से
1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की कोशिश करनी है। अच्छा, सवाल आता है कि पिछले लगभग 200 सालों में कितना टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है? तो टेम्परेचर जो बढ़ चुका है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलरेडी हमारा दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब ये जो रिपोर्ट कहती है, ये मतलब बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई जर्मनी में, बॉन एक बहुत बड़ा शहर है जर्मनी में, वहां पर जब ये कह लीजिए मीटिंग हुई, तो यहां पर ये कहा गया कि वर्ल्ड इज हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दुनिया का एवरेज टेम्परेचर। और हमने बाय चांस इस गर्मी के सीजन में नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर का राइज देखा है, अरेबियन पेनिनसुला में, सऊदी अरेबिया में टेम्परेचर का राइज देखा है, वो एक फिनोमिनल है, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो वर्ल्ड हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस फाइनेंस डील की। तो यहां पर ये बात यहां पर कही गई और ये कहा गया, ये 3 से 13 जून के बीच में ये मीटिंग हुई एज हाफवे टू एनुअल क्लाइमेट समिट। कॉप 29 की जो मीटिंग है वो कहां पर होने जा रही है, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। अभी सेट द एजेंडा ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशंस, और ये कहा गया एक फाइनेंस गोल टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग गोल ऑफ $100 बिलियन पर ईयर। यहां पर यह कहा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड करने की जरूरत है, जो कि भारत भी बहुत सालों से कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देने की जरूरत है, तभी वो क्लाइमेट चेंज में या क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है जी। सो एनुअल यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट मीटिंग होती है 1992 में, जो रियो अर्थ समिट है, बहुत फेमस। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में हुआ था ये। 154 कंट्रीज ने एक मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। अब ये एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यहीं पर सारी की सारी चर्चा होती है कि हमें क्या करना है आगे क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, दुनिया के सारे देश इसमें आकर बातचीत करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में बताया, कॉप 29 कहां होने जा रही है? बाकू में, अजरबैजान और बाकू। ठीक है, अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, हमने डिस्कस किया था, नगोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, चलो देखो, जब भी कोई न्यूज को पढ़ना है, जब भी किसी देश के बारे में आप सुनते हो, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, तो कोशिश करो कि उसके आसपास के जो फैक्ट्स हैं उनको भी रिकॉल करो। ठीक है, ताकि सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं और वो चीजें भी आपको याद आए पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रचंड इनॉग्रेटेड अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी, नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहा इनॉग्रेटेड द 900 मेगावाट अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका यूकेज फर्स्ट किंग चार्ल्स 3 बैंक नोट्स आर हेयर। तो यहां पर देखिए, यूके में ये शुरुआत की गई थी 1960 में, कि जो वहां की क्वीन है उनकी फोटो लगाई गई थी नोट पर। ठीक है जी। सो द न्यू, और अब जो है रिसेंटली, क्योंकि उनका देहांत हो गया, उसके बाद उनके बेटे जो हैं वो किंग बने, उनका फोटो जो है लगाया गया है। द न्यू बैंक नोट्स फीचरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ किंग चार्ल्स 3 विल हैव, वो सर्कुलेशन में आ चुके हैं वो नोट्स। न्यू बैंक ऑफ इंग्लैंड नोट्स ग्रेजुअली रिप्लेस दोज विद द डैमेज्ड, और जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, द किंग इज द ओनली सेकंड मोनार्क टू अपीयर ऑन दिस नोट्स विद क्वीन एलिजाबेथ 2 फर्स्ट फीचरिंग इन 1960। नेक्स्ट आपका डेनमार्क, पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस, पनामा इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उनमें से जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, हर साल जो है 5 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स बदल जाते हैं उसके। ठीक है, जून में जनरली इलेक्शंस होते हैं और जनवरी में उनका टेन्योर शुरू होता है। तो जनवरी से लेकर अगले साल दिसंबर तक, मतलब 1 जनवरी से लेकर, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का टेन्योर जो है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ठीक है जी। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो जिसमें आपका ऑब्वियसली यूएस आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है एंड यूके आता है। ठीक है जी। तो ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, क्वांटम साइंस की जो एप्लीकेशंस है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्वांटम साइंस है क्या?
एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर अलग अलग एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, उनसे क्या हम एप्लीकेशंस ले सकते हैं, तो उसको हम क्वांटम साइंस क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर जो है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मनाया जाएगा। जैसे 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो वैसे ही 2025 बनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कहा यूनाइटेड नेशंस ने। एंड सो दिस इज इट, विल बी ईयर लॉन्ग वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। ओपनिंग सेरेमनी कहां पर होगी? जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन में। Next year will be the century since the German physicist Werner Heisenberg published a famous paper in which he reinterpreted the series of weaks, classical mechanics to make some senses of sense of quantum phenomena डिस्कवर किया 19th और 20th सेंचुरी में, और जिसको क्वांटम फिजिक्स के रूप में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया अप्रैल 2023 में, जिसमें लगभग 6000 करोड़ का फंड रखा गया है। ठीक है, ये कब से कब तक है? 2023 से लेकर 2031 तक, जिसको देख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि हम सीपेक को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जो कि फाइनेंशियली लगभग लगभग बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। अब एक कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो एक सेविंग ग्रेस है कि जो सीपेक है, देखिए सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो रिवाइव हो जाए। रिवाइव हो जाए का मतलब क्या है, और है क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? थोड़ा सा पहले मैप को देख लेते हैं। देखिए चाइना जो है अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना को कनेक्ट करना चाहता है इंडियन ओशन के साथ, या कहें तो अरेबियन सी। तो यहां पर एक हाईवे बनाने की बात की गई ग्वादर पोर्ट से, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, वहां से लेकर एक जो है इंडिया के, ठीक है, इंडिया के कश्मीर या कह लीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरेगा और जाएगा वहां पर जिनजियांग प्रोविंस तक, काशगर तक। अब यहां पर जो है ये आपका ब्रॉड जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। एंशिएंट सिल्क रोड को जो रूट को रिवाइव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया इसके अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि ये जो पास हो रहा है ये इंडिया की टेरिटरी से पास हो रहा है, जिसको हम अपना टेरिटरी क्लेम करते हैं, उससे पास हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब रिवाइव क्यों करना चाहता है पाकिस्तान, क्यों चाहता है कि रिवाइव हो? इसमें कहा गया कि 60 बिलियन डॉलर जो हैं इन्वेस्ट किए जाएंगे, बट ऑफ लेट क्या हुआ कि जो प्रोग्रेस थी वो उतनी नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी पाकिस्तान में। दूसरी तरफ जो चाइनीज कह लीजिए वर्कर्स यहां पर काम करने आए उन पर हमले हो रहे थे, तो उसको लेकर चाइना ने अपने थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया। अब दोबारा से चाइना जो है इसको, मतलब पाकिस्तान चाहता है कि रिवाइव हो, क्योंकि कुछ पैसा आएगा इकोनॉमी में, कुछ तो जो है रिवाइवल देखने को मिल सकता है, ऐसा उनकी उम्मीद है। ठीक है, कि पाकिस्तान कम से कम चाइना अगर पैसा लगाएगा तो कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी का सेविंग रेस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान इज वेरी ईगर टू रीस्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो रीफॉर्म देयर कंसेंसस टू अपग्रेड कॉपरेशन, तो दोनों ने कहा है कि हाँ जी हम बिल्कुल इसको लेकर काम करेंगे, टाइमली कंप्लीशन करेंगे, दोनों का बेनिफिट है, म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। ठीक है, और जिनजियांग को ग्वादर के साथ कनेक्ट करेगा, ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू रिटर्न स्टोलन 500 ईयर ओल्ड ब्रॉन्ज आइडल टू इंडिया। तो यहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मान गया है कि वो 500 साल पुराना ब्रॉन्ज आइडल जो है भारत को वापस करेगा, जो भारत का है। और ये जो है सेंट तिरुमनकई अय्यर सॉरी अलवर का है। देखिए ये अलवर को आपको समझना है, अलवर और नयनार्स, ये आपका जब हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, खासकर साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो अलवर्स और नयनार्स के बारे में पढ़ते हैं। अलवर्स देखो, नयन नयनार्स को याद रखना, नयन से, नयन तीसरी आंख, तीसरी आंख किसकी है? भगवान शिव की। तो जो नयनार्स हैं वो शिवाइट्स हैं, भगवान शिव के फॉलोअर्स हैं, और जो अलवर्स हैं ये भगवान विष्णु के फॉलोअर्स हैं, वैष्णवाइट्स हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा एक एनसीईआरटी में चैप्टर भी है भक्ति और सूफी मूवमेंट को लेकर, 12th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है जी। तो ये जो है आपका तमिलनाडु से चुराया गया था, अब यूके ने इसको एक्वायर कर लिया इन गुड फेथ इन 1967, और अब जो है वो भारत को वापस मिलेगा।
नेक्स्ट आता है जीएस बोल रहा हूं, G7 समिट को अटेंड करने प्रधानमंत्री मोदी गए। जैसे ही उन्होंने शपथ ली तो कह लीजिए पहला जो उनका अंतरराष्ट्रीय दौरा था वो G7 का था, इटली गए थे। दो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट इंडिया एक स्पेशल इन्वाइटी था। वहां पर जो है बातचीत की गई और जो भी जियो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, कह लीजिए इसराइल हमास वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर है, क्लाइमेट चेंज है, सब पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडो पैसिफिक रीजन, सब पर जो है यहां पर बातचीत हुई। G7 कंट्रीज, ठीक है जी, इसका एक सीधा सीधा ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है आपका जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है, जैसे भी आप याद करना चाहते हैं। जापान, यू से यूएस से, आई से इटली, कनाडा। अब ये यूके की जगह हमने इंग्लैंड लिख लिया हुआ है याद करने के लिए। और जीएफ से हो गया आपका, या गुड फ्रेंड भी बोल सकते हो, जूस विद गुड फ्रेंड, अब जैसा भी आप समझना चाहते हो, ठीक है जी। जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। एंड ये मैंने एक छोटा सा रील भी बनाया था, अगर आपने वो सुना हो, स्टार्स बेस्ट फ्रेंड सेंड यू इंडिगो या इंडिका एंड मैजिक जूस, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है जी। इसमें सारे के सारे देश हैं। ऑब्वियसली अब G21 हो चुका है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एंशियंट ग्रीक सेंचुरी स्लोली सिंक्स इनटू द एजियन सी। सो एक एंशियंट ग्रीक सेंचुरी है जो कि धीरे धीरे, क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है, वो सिंक मतलब डूबता जा रहा है, ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरीज ऑफ एंशियंट एंड ग्रीक एंड रोमन वर्ल्ड इज एट डेंजर टू बी संक अराउंड 50 ईयर्स। मतलब अगले 50 साल में कहा जा रहा है कि वो एजियन सी में, ठीक है। एजियन सी ये रहा आपका ग्रीस, आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका एजियन सी, इफ यू कैन सी, लेट मी, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, दिस इज द एजियन सी। ये रहा आपका तुर्की, तुर्की नहीं है आजकल, तुर्की हो चुका है। तो ये है आपका, ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल में डूब जाएगा। और होम टू द सेंचुरी ऑफ अपोलो, ठीक है। अपोलो जिसमें टेम्पल से ऑल्टर्स, बहुत सारी चीजें थी, मतलब जो एंशियंट ग्रीक कल्चर में आपको देखने को मिलती हैं। और ये डेलोस जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अपोलो की बात करें तो जो ग्रीक गॉड्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो है माने जाते हैं, ये उनका बर्थ प्लेस भी कहा जाता है डेलोस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पीस ऑन फुल मून पोया डे, ठीक है। तो एक डे है श्रीलंका में मनाया जाता है जिसका नाम है पोसॉन फेस्टिवल, ठीक है, श्रीलंका में। अब ये पोसॉन फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया का भी एक कह लीजिए एंगल आता है। जैसा कि हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो अशोक थे, द ग्रेट एम्परर अशोक मौर्यज में, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। जो उनकी धम्म की पॉलिसी थी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था। तो जब उस पर्टिकुलर कह लीजिए इवेंट को मार्क करने के लिए ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। सो इन श्रीलंका विल कंटिन्यू टिल 24 जून। सो अनुराधापुर और मिहिन तले, और marks the arrival of Buddhism to Sri when Arhat Mahind, the son of Emperor Ashok, preached the first sermon to a Sri Lankan king in 3rd century before common era। तो आज से लगभग लगभग 2300 साल पहले की ये बात है। सॉरी, द फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन द फुल मून इन जून। तो नेशनल पोसॉन फेस्टिवल श्रीलंका में मनाया जाता है। इंडिया का क्या एंगल है वो मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया स्प्रेड्स इन जापान। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या है। सो रीसेंट डाटा, जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज ने यह डाटा दिया है। एक अलग बीमारी है जिसका नाम है STSS, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, जो है अगर आपने स्किन से रिलेटेड है, और इवन माउथ में जो है, ठीक है, देखेंगे जहां पर हम टॉन्सिल्स की बात करते हैं वहां पर जो है भी इसका नुकसान देखने को मिलता है। सो दिस वायलेंट इन्फेक्शन कैन प्रूव फैटल विद इन 48 आवर्स, और स्टेम्स फ्रॉम अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, और ये लीड टू रैपिड टिश्यू डिके, ठीक है, डिकेइंग इन द टिश्यूज, पेन होता है, शॉक होता है, और बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आपको रैशेज भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका एंशियंट पर्ल सिटी तोआम डिस्कवर्ड इन यूएई, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक बिल्कुल
कह लीजिए समुद्र के पास में, यहां पर आपको एक एंशियंट पर्ल सिटी, इसके बारे में कह लीजिए लिटरेचर में मिलता था, बट अभी तक ये ऐसा कोई शहर मिला नहीं था। सो लॉन्ग लॉस्ट एंशियंट सिटी फेम्ड फॉर इट्स पर्ल इंडस्ट्री में हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द सिनिया आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, believed to be part of the historical city of Tuam, documented in historical sources। precise location जो है इसकी कभी नहीं पता थी। यहां पर आप अगर आप यूएई का मैप देखेंगे तो यहां पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, सिनिया आइलैंड, ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां पर एक छोटा सा एक आइलैंड है, यहां पर ये तुआम आपको मिला है। ठीक है, सो हिस्ट्री अगर तुआम की बात करें, डेट बैक टू अराउंड 4th सेंचुरी, अपने पीक पर पहुंचा 6th सेंचुरी में, और एंशिएंट टेक्स्ट में इसके बारे में मिलता है। ठीक है, फॉर इट्स पर्ल्स टू हैव बीन द कैपिटल ऑफ कोस्टल टेरिटरी, अपने मतलब अपने समय पर ये पर्ल फिशिंग के लिए काफी फेमस माना जाता था। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये शायद वही सिटी डिस्कवर हुआ है। अभी और कह लीजिए इसमें आर्कियोलॉजिस्ट काम करेंगे तब इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है थाईलैंड, जो है पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो नेपाल और ताइवान ऐसे देश थे। ठीक है, ताइवान को जब मैं देश बोलता हूं तो चाइना वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। चाइना वाले क्या कहते हैं? चाइना वाले ताइवान नहीं बोलते हैं, चाइना वाले बोलते हैं चाइनीज ताइपाई। ठीक है, और ताइवान ऑब्वियसली जो कहता है कि जी हम हैं रियल चाइना। ठीक है, तो चलिए ये डिबेट मैंने पहले भी चर्चा की है, किसी अलग सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे ये ताइवान और चाइना का इशू क्या है। एनीवेज, यहां पर जो है तो थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। भारत की अगर हम बात करें, भारत में नहीं है लीगलाइज। 5 जजेस बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत फेमस केस हुआ था अक्टूबर 2023 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज नहीं करेंगे। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि इसको लेकर विवाद हो, चर्चा हो, सॉरी चर्चा हो नॉट विवाद हो, मतलब चर्चा हो और उसके बाद जो है उस पर एक्ट लाया जाए, उस पर कानून लाया जाए। कैपिटल बैंकॉक, थाई बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका जून 2024 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स आए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो सबसे पहले है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूसेस निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें इंडिया की जो 50 बड़ी कंपनीज है उनका एक इंडेक्स है, उनका एक एवरेज है। जब भी, इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर एनएससी या बीएससी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो सारी कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों में। तो ऐसा नहीं होता है, वो बस एक सूचकांक है। ठीक है, एक इंडेक्स है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एनएससी में देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 का एक इंडेक्स मिलेगा, मतलब 50 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं उनका एक इंडेक्स मिलेगा, आईटी सेक्टर का एक इंडेक्स मिलेगा। वैसे ही टूरिज्म में काम करने वाली कंपनीज जो हैं उनका भी एक इंडेक्स तैयार किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको टूरिज्म सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो आपको जो है पता लग सके। So NSE indices, a subsidiary of National Stock Exchange, launched a thematic index, Nifty टूरिज्म इंडेक्स। ठीक है, जो परफॉर्मेंस देखता है निफ्टी मतलब 500 कंपनीज की। निफ्टी 50 जो है, जो इंडेक्स की बात करते हैं, जो हम इंडेक्स देखते हैं कि इतने पहुंच गया यहां पर है, तो वो टॉप 50 कंपनीज। सेंसेक्स में हम टॉप 30 कंपनीज की बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो ट्रेवल एंड टूरिज्म, 2 ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है इंडिया में, कंट्रीब्यूशन है इसका लगभग $200 बिलियन कंट्री की जीडीपी में। और इसमें जो बेस इंडेक्स होगा, मतलब बेस जो होगा वो अप्रैल 1 2005 होगा और बेस वैल्यू होगी 1000। ठीक है, तो बेस अप्रैल 1 2005, तो उसके अकॉर्डिंगली आज के समय पर देखा जाएगा कि उसका क्या लेवल है। नेक्स्ट आपका हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट बैरियर टू अडॉप्टिंग रूफ टॉप सोलर पावर। एक सर्वे में ये जानकारी मिली है, ये सर्वे किया ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने। ठीक है, और इसमें कहा गया, देखिए इंडिया गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, जिसमें कहा गया कि आप अपने सोलर रूफटॉप लगवाइए, छत पर आपने जो है सोलर पैनल्स लगवाइए और जो है आप बिजली घर पे बना सकते हैं और आपका बिजली का बिल प्रैक्टिकली फ्री हो जाएगा, और अगर एक्सेस बिजली होगी तो आपको पैसा भी मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन्होंने देखा कि क्यों इतनी सारी फैसिलिटीज देने के बावजूद जो है
उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा लोग जो है इसको लेकर ईगर नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सो 45%। और इसके अलावा उनको लगता है कि स्किल्ड लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये जनरली देखा गया है। तो ये सर्वे में बात कही गई है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया आयुष सर्वे। जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में ये सर्वे हुआ और इसमें यह कहा गया कि 46% ग्रामीण क्षेत्रों में और 53% अर्बन इंडिविजुअल्स ने यह कहा कि वो जो है उन्होंने आयुष की जो सेवाएं हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो सेवाएं हैं वो उन्होंने ली हैं, वहां से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। अगर हम आयुष की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा और उसके बाद आज एच से हो गया आपका होम्योपैथी। ठीक है जी। तो यहां पर फर्स्ट एक्सक्लूसिव ये जो सर्वे किया गया कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस फ्रॉम जुलाई 2022 जुलाई 2022 टू जून 2023, पार्ट ऑफ 79th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार जो है काफी ज्यादा फोकस कर रही है आयुष पर भी कि ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन सिस्टम है वो डेवलप हो। तो उसको लेकर ये एक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा है ये सर्वे। इसमें यह भी पूछा गया कि क्या आपको पता है आयुष क्या है, आयुष के बारे में जानकारी है। तो काफी परसेंटेज लोगों ने कहा कि हाँ उनको जानकारी है। जैसे कि 95% ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने कहा जो 15 साल से ऊपर हैं कि हाँ उनको जानकारी है आयुष क्या है। और ये जो नंबर था 96% था अर्बन इंडिया में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024। यूनेस्को ने एक रिसेंटली रिपोर्ट इशू की है, स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट, जो कि अगेन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इसी से रिलेटेड है। और उन्होंने कहा है कि ओशन वार्मिंग जो है, रेट ऑफ ओशन वार्मिंग इन द 20 ईयर्स विद 2023 सीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीज इन सिंस 1950s। मतलब कुल मिला के जो ओशियंस हैं वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है, देखिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो जो ओशन वाटर है H2O, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2CO3, जो कार्बोनिक एसिड है वो बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो H प्लस और HCO3 ये जो है ये डेवलप नहीं हो पाता है। कार्बोनेट शेल्स जो कि कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ्स का जो आउटर शेल है कार्बोनेट्स का है और भी बहुत सारे जानवरों का, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसको कहा जाता है, इस H2CO3 के बनने के प्रोसेस को ओशन एसिडिफिकेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर। इससे क्या होगा, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो जो कह लीजिए एक्वेटिक एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो इवेंचुअली दे विल डाई। तो जो मेरीन इकोसिस्टम है वो आपका प्रभावित होगा। ठीक है, तो यही यहां पर बात की गई है, डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, द ऑक्सीजन लॉस 2% ऑफ इट्स ऑक्सीजन ड्यू टू वार्मिंग टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, और इसकी वजह से कोस्टल एरियाज खासकर प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, एसिडिफिकेशन बढ़ी है बाय 30%, ये मैंने आपको बताया। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ब्लू कार्बन एंड एमपीएस, सो मेरीन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग मैनग्रोव, सी ग्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये कहा जाता है जैसे इंडिया में हम सुंदरबन जो है मैनग्रोव्स की बात करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बड़े लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मतलब इवन ये कहा जाता है कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं, इक्वेटर में भूमध्य रेखा के पास में जो हमें जंगल मिलते हैं, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जंगलों में लकड़ी बहुत महंगी है और इसलिए वहां पर डिफॉरेस्टेशन भी चल रहा है। दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। ठीक है, and nearly 60% of the countries still do not include marine forest restoration and conservation in their national development contribution plans। बहुत सारे देश जो हैं इन मैनग्रोव फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जो नेशनल डिटर्मिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पेरिस क्लाइमेट डील के तहत, उसमें इसकी कंजर्वेशन का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं इसमें कही गई हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 क्यूएस
कह लीजिए एक संस्था है। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज क्लाइंब इन QS 2025 ग्लोबल रैंकिंग। IIT बॉम्बे जो है इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट निकल कर आया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो है इसमें इसका रैंक जो है वो आपका 118वां है, ठीक है। 118th इन 2025 रैंकिंग्स, मार्किंग इन इंप्रूवमेंट ऑफ 31 प्लेसेस। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 61% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो IIT दिल्ली आता है, IISc बेंगलुरु आता है, और जो कि दूसरा और तीसरे नंबर पे है, ठीक है। IIT दिल्ली ने भी 47 पोजीशंस को जंप किया है, IISc बेंगलुरु ने जो है 14 प्लेसेस को जंप किया। IIT इंदौर एक ऐसा कह लीजिए ओनली इंस्टीट्यूट जिसमें गिरावट देखने को मिली है। टॉप पे कौन सा है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, और फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम्स इंपीरियल कॉलेज लंदन। थर्ड रैंक जो है ज्वाइंटली हेल्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है इंडिया अमंग द टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है बेस्ट प्लेस बन गया है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इसमें भी अगर खास देखें तो जो आपके जो मेट्रो सिटीज हैं, सो एशिया पैसिफिक ग्लोबल कैपिटल फ्लो 2024 ने कहा है कि इंडिया, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप 5 डेस्टिनेशन है ग्लोबली फॉर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब एक किसी ये सारे सर्वेज होते क्यों हैं? ये होते हैं सर्वेस, मान लीजिए कोई व्यक्ति यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, यूरोप में बैठा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है सरप्लस मनी, तो कहां पे इन्वेस्ट करे? तो इन सर्विस से उसको मदद मिलती है। और एक कह लीजिए जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, उसको कैसे मदद मिलती है कि इस इन सर्विस से जो है कह लीजिए कहीं ना कहीं भारत को इन्वेस्टमेंट आती है या इससे नुकसान भी होता है। दोनों चीजें हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट दोनों देखने को मिलता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैव कंसिस्टेंटली प्रेफर्ड इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, जिसमें $23 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं 2018 के बाद, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर 77% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, $23 बिलियन भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए गए। नेक्स्ट है नीदरलैंड इमर्जेस एज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 23-24। तो जनरली ये आपके दिमाग में नहीं आएगा कि नीदरलैंड हमारा तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गया है। जी हाँ, ठीक है। तो यूएस और यूएई के बाद, यूएस भी समझ आता है, यूएई भी समझ आता है, नीदरलैंड, जी हाँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा अलग फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। द मेन कॉमोडिटीज जो हम कह लीजिए विच रजिस्टर्ड हेल्दी एक्सपोर्ट्स ग्रोथ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बारे में अब लोग, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो रशिया से तेल हम खरीद रहे हैं उसको रिफाइन करके, या इवन ईरान से भी, सऊदी अरेबिया से भी, उसको रिफाइन करके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो जो है यूरोप के देशों को खरीद रहे हैं, सॉरी यूरोप के देशों को बेच रहे हैं। और इसको लेकर भी कई सारे आर्टिकल्स आए हैं कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे खेल में, मतलब जियोपॉलिटिक्स में इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। पर इंडिया का ये कहना है कि भाई हम एक डेवलपिंग नेशन है और हम जो है जहां से हमें तेल सस्ता मिलेगा वो हम अपनी पॉपुलेशन के लिए लेंगे। ओके, इंडिया ट्रेड सरप्लस विद नीदरलैंड हैज इंक्रीज टू $17.4 बिलियन इन द लास्ट फिस्कल, एंड नीदरलैंड्स की बात करें हैज टेकन ओवर मेजर डेस्टिनेशन सच एज यूके, हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ग्राउंड वाटर टू वार्म 2 to 3.5 डिग्री सेल्सियस, रिस्किंग इकोसिस्टम्स बाय 2100। अगेन मिलती जुलती न्यूज जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो यूनेस्को की रिपोर्ट थी, तो कुछ वैसा ही यहां पर भी कहा जा रहा है। मैंने जैसे आपको बीच में बताया भी कि इकोनॉमी पे बहुत सारी न्यूज है आज के दिन में। सो ग्लोबल ग्राउंड वाटर जो है 2 to 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होगा, ठीक है। सो वाटर क्वालिटी सेफ्टी अपार्ट फ्रॉम थ्रेटनिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल ग्राउंड वाटर टेम्परेचर मॉडल जो है तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा नुकसान सेंट्रल रशिया, नॉर्थ चाइना, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका को होगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट को होगा, ठीक है जी। सो रिवर्स जो है रिलाई करते हैं ग्राउंड वाटर पर, स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे जैसे मैंने आपको बताया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा,
रिस्क कॉजिंग जो देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो एक बहुत चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मक्खी मच्छर जो हम कहते हैं, खासकर जैसे ये मॉनसून का सीजन है, मॉनसून का सीजन शुरू होते ही हम कहेंगे कि जी मलेरिया से ध्यान रखना है, ठीक है, डेंगू से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, देयर बाय अफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड पोटेंशियली इंपैक्टिंग द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। और इसमें यह कहा गया कि 2100 तक लगभग 6 से 60 करोड़ लोग जो हैं वो इन एरियाज में रह रहे होंगे और जो है सीधा सीधा उन पर इसका इंपैक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका आर्कटिक सी आइस इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट, अ जाइंट वायरस कुड स्टॉप दैट। अगेन रिलेटेड टू, मैंने जैसे कहा, इन्वायरमेंटल न्यूज। तो आर्कटिक आइस जो है लगातार मेल्ट होती जा रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये यहां पर बात, एक सेविंग पॉइंट क्या है, ठीक है, इस सारे के सारे खेल में एक सेविंग पॉइंट ये है कि वायरस है यहां पर एक मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो कि डॉर्मेंट अवस्था में था। जब ये कह लीजिए आइस शीट्स पिघलेंगी तो ये एक्टिव होगा, और जो ये एल्गल ब्लूम्स हो सकते हैं, मतलब एल्गी जो ग्रोथ करेगी, एल्गल ब्लूम्स की वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है, मेरीन लाइफ को नुकसान होता है, ठीक है, ये अपने आप में एक पूरा कंसेप्ट है। बट अगर ये शीट्स मेल्ट होंगी तो ये जो वायरस है ये इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खा जाएगा, ठीक है, और उससे मतलब सॉरी ये बैक्टीरिया जो है ये एल्गी को खाएगा, आई एम रियली सॉरी। सो दीज एल्गल ब्लूम्स ऑफन लीड टू फास्टर आइस मेल्टिंग, इससे बढ़ेगा और, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, एंड बिलीव दैट द वायरस लिविंग अलोंगसाइड द एल्गी कैन हेल्प कंट्रोल द एल्गल स्प्रेड। कैसे? ठीक है, क्योंकि वो जो है इसको एल्गी ईटिंग वायरस है, एल्गी ईटिंग वायरस है, तो ये एल्गी को खाएगा और इससे एक सेविंग ग्रेस हो सकती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, जिसमें जो है इंडिया का रैंक 129 आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये दिया है। इंडिया का रैंक 2 पोजीशन जो है स्लिप कर गया है। आइसलैंड जो है टॉप स्पॉट पे है, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, जो अभी हमने आज की पहली न्यूज पढ़ी, ठीक है, हल्ला, ठीक है, जो नई राष्ट्रपति बनी है। फिनलैंड, नॉर्वे यूरोप के देश हैं। यूके 14th पे है, यूएस 43rd प्लेस पे, तो यूएस में भी बहुत अच्छा रैंक नहीं है कंसिडरिंग द वर्ल्ड पावर, ठीक है। सूडान जो है वाज रैंक लास्ट ऑन द इंडेक्स, पाकिस्तान जो है 145th पे है। इंडिया का रैंक भी बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे है, बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे है, ठीक है जी। और बट एक चीज जो यहां पर इंडिया में अच्छी हुई है कि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक पैरिटी है उसमें हमने इंप्रूव किया है, मतलब ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, उनको इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है जी। और सेकेंडरी एजुकेशन में भी हमने इंप्रूव किया है, ठीक है। सो व्हाइल इट स्कोर्ड वेल ऑन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट 65th रैंक, दो इंडिया में जो है ये लिखा गया है कि लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक पैरिटी, बट यहां पर आप कह सकते हैं कि पिछले बार से थोड़ा इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है जी, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वेसल टाइम इन पोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लॉजिस्टिक्स की हमने बात की थी, कल वाले सेशन में भी बात करी थी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है भारत के जो पोर्ट्स का, वो ज्यादा है, लगभग लगभग डबल है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल एवरेज से। तो इसको कम करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, कह लीजिए राज्य सरकारों के द्वारा। सो विशाखापट्टनम पोर्ट रैंक्स 19th इन द ग्लोबल एफिशिएंसी। अगर हम यहां पर बात करें तो जो कंटेनर पोर्ट जो कह लीजिए परफॉर्मेंस इंडेक्स है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सेल्ड इन 2023, काउंटिंग फॉर 13 ऑफ द टॉप 20 प्लेसेस। अगर हम ओवरऑल बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट ने टॉप 20 में अपनी जगह बना ली है, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट को, जो एक प्राइवेट पोर्ट है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे ऊपर कौन है? चाइना का पोर्ट है यांगशान पोर्ट, और दूसरे नंबर पर ओमान का सलाला पोर्ट आता है। इंडिया का आमरस जो है पहला रैंक हो गया है बेस्ट रेटेड डिशेस में, जो मैंगो से बनने हैं, मतलब आम से बनता है, ठीक है, आमरस। और उसके अलावा मैंगो स्टिकी राइस, ठीक है, रुजक, मैंगो चटनी, बहुत सारे डिशेस हैं। तो ये वर्ल्ड्स बेस्ट डिश मेड विद मैंगो अकॉर्डिंग टू द
पॉपुलर फूड गाइड, टेस्ट एटलस, ठीक है, तो ये एक सर्वे था, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, दुनिया का सेकंड जो है कह लीजिए एमिटर है। नंबर 1 कौन सा है? चाइना है, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट N2O emissions पब्लिश इन जर्नल अर्थ साइंस डाटा, और टोटल जो दुनिया में एमिशंस होती हैं, चाइना उसका 16% है, इंडिया लगभग 11% है, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ दीज एमिशंस आर फर्टिलाइजर यूज, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स का जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा है। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। टॉप 4 सेलिब्रिटीज बाय ब्रांड वैल्यू, ठीक है, ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग टॉप पे जो है विराट कोहली हैं। ये जो बहुत सारे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछा जा सकता है आपका, रणवीर सिंह है, उसके बाद शाहरुख खान है, अक्षय कुमार हैं, ठीक है जी। सो इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड, सो क्रॉल्स का ये सर्वे है, ठीक है, तो ये इसमें ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। इंडिया रैंक 63rd ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि किस तरीके से जो अलग अलग देश हैं वो फॉसिल फ्यूल से या कहें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका एक इंडेक्स है, उसका एक सूचकांक है, उसका एक रैंकिंग है। तो यहां पर उन्होंने इसके बारे में कहा है कि इंडिया जो है 63rd आता है इसमें, ठीक है, आउट ऑफ 120 कंट्रीज। 2023 में इंडिया का रैंक 67 था, तो कह सकते हैं कि इंडिया का रैंक इंप्रूव हो रहा है। इसमें स्वीडन टॉप कर रहा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, चाइना 20th रैंक पे है, और इंडिया ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है एनर्जी इक्विटी में, सिक्योरिटी में, सस्टेनेबिलिटी में। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, ऑलरेडी इंडिया जो है जितनी हमारी एनर्जी है उसका अराउंड 42%, ठीक है, वो किससे आ रहा है? वो आ रहा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी से और बायोमास से, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इंडिया ने 2030 तक का टारगेट कितना रखा है? 50% एनर्जी का टारगेट रखा है कि 50% एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। तो ये है आपका। और अगर हम बात करें यहां पर इंप्रूवमेंट शोन बाय इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना, ब्राजील, जो 83% ऑफ द कंट्रीज मूव बैकवर्ड्स फ्रॉम द लास्ट ईयर, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इंडिया ने इवन जो है $10 बिलियन एनुअल इन्वेस्टमेंट की है अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है। इंडिया का पर कैपिटा इमिशन भी काफी कम है, अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 4.4 टन है इंडिया का पर कैपिटा इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का, मात्र 1.7 टन है, विच इज 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। नेक्स्ट है मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है एक्सपेट्राइट्स, जो मतलब विदेश में रहते हैं उनके लिए, अगर जो इंडिया में आते हैं तो सबसे महंगा उनको क्या पड़ता है? मुंबई शहर पड़ता है, और दूसरे नंबर पर दिल्ली है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करें मुंबई को, तो मुंबई 136 ग्लोबली सबसे महंगा शहर है रहने के लिए, और दिल्ली जो है 164th प्लेस है। ओवरऑल इंडिया में दिल्ली की अगर हम बात करें तो सेकंड प्लेस पे ये आता है। इसमें 227 कह लीजिए सिटीज को एवेल्युएट किया गया इस सर्वे में। टॉप 5 की बात करें तो हांगकांग आता है, फिर सिंगापुर, ज्यूरिक, ये आपके जिनीवा और बेसल, ये आपके सॉरी ये सिटीज आपकी आती है। नेक्स्ट आता है इंडिया रैंक्स 176th इन 2024 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था 67th, वो अलग था, एनर्जी ट्रांजिशन वाला था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये अलग है। 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2024 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पर एस्टोनिया में टॉप है इस लिस्ट में। अब इसमें 58 इंडिकेटर्स हैं। अब प्रॉब्लम देखो, इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रैंक है, अगर मैं यहां पर आऊं, हाँ, ये वाला डाटा आप देखिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट, एयर क्वालिटी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में खासकर ये अक्टूबर के महीने में जब स्टबल बर्निंग शुरू होता है, पॉल्यूशन, ठंड आनी शुरू होती है, तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं,
सारे के सारे नॉर्थ इंडियन सिटीज में। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम देखो दुनिया में लगभग लगभग आखिरी में चल रहे हैं। फॉरेस्ट में हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में हम अच्छा कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट में और हेवी मेटल्स में ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कंपैरेटिवली ठीक है। बट ये दो चीजें जो हैं विच इज द पुअरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, तो ये एक अपने आप में इस चीज को शो करता है, ठीक है जी। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स रिवील इंक्रोचमेंट इन मेनी कंट्रीज, ठीक है, तो कह लीजिए जो इन्वायरमेंटल लॉज है उनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ठीक है, मेनली ड्यू टू हैवी रिलायंस ऑन कोल, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट में ज्यादा रिलायंस है हमारा, अभी भी हमारी लगभग 50% एनर्जी कहां से आती है, कोयले से आती है, ठीक है जी। ओके, सो ये हर 2 साल में किया जाता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, और पहली बार पब्लिश किया गया था 2002 में, और ये जो है असेस करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 और कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है रैंक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है बाय द 2024, ठीक है जी, पब्लिश बाय SDSN जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो 17 गोल्स इसमें आते हैं, ठीक है, ये रहे आपके 17 के 17 गोल्स, ठीक है, जिसमें पॉवर्टी नहीं होगी, जीरो हंगर होगा। तो इसमें कहा गया है कि अभी 2030 के लिए टारगेट रखे गए थे, 2024 में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे टारगेट्स अचीव नहीं होने वाले हैं, ये लगभग लगभग क्लियर है, ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है। 169 स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड, ठीक है, 17 गोल्स हैं, स्पेसिफिक टारगेट 169 है, इंटरनेशनली नॉन बाइंडिंग है, बट ऑल कंट्रीज हैव कमिटेड, सारे देशों मतलब कोई बाध्य नहीं है पर सबने कहा है कि हम करेंगे, ठीक है, और 16% ऑफ द एसडीजी टारगेट्स आर ऑन ट्रैक, सिर्फ 16% टारगेट ऐसे हैं जो अचीव होंगे, ठीक है। इसमें लगभग इन्होंने कहा है कि जीरो हंगर, सस्टेनेबल सिटीज, ये जो है प्रैक्टिकली ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो कह लीजिए बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, वॉर चल रही हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिनलैंड इसमें टॉप पर है, स्वीडन सेकंड पर है, ये देश लगभग लगभग सारे इंडेक्सेस में आपको टॉप पर मिलेंगे। एंड ये आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, परफॉर्मेंस इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट आपका वियना जो है दुनिया की सबसे अच्छी लिवेबल सिटी है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन थर्ड स्ट्रेट ईयर, ये EIU की रिपोर्ट में कहा गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 173 सिटीज को असेस करता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 5 कैटेगरीज में, जिसमें स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे इसको रैंक करता है, और इसमें वियना ऑस्ट्रिया में सबसे बेस्ट सिटी है, और सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, ये वर्स्ट सिटी है, ठीक है। कराची जो पाकिस्तान में, और ढाका, ये भी बॉटम 10 कह लीजिए सिटीज में आता है। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया रैंक्स एट 72nd। ये रिपोर्ट दी है आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया 174 कंट्रीज में जो है इंडिया का रैंक है आपका 72। किस तरीके से, अब इसमें 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है, लो इनकम कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज। इंडिया किस में आता है, सेकंड कैटेगरी में, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में। और इंडिया जो है कुछ केसेस में, मतलब कुछ सर्टन फैक्टर्स में, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस लेवल पर जाकर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना हम उसको यूज कर पा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी, ये इसमें कहा गया। तो इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें कंपैरेटिवली ठीक है, मतलब काम जो है। सो गॉट अ स्कोर ऑफ 0.49। बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना विच क्लोज रैंक 113, 92nd, 31st, ठीक है, तो ये आप यहां पर इनका रैंक देख सकते हैं। 4 एरियाज क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का कैसा है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, लेबर मार्केट कैसी है वहां की, और क्रिएटिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसी है, ये सारी चर्चा जो है यहां पर इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको देखा गया है। AI could threaten 40% ऑफ द जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ इसका कंसर्न है।
ठीक है, बट कुछ लोगों का कहना है कि एआई जो है प्रोडक्टिविटी को बूस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है 113 कंट्रीज नेवर हैड अ फीमेल हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, 113 देश ऐसे रहे हैं जिनका आज तक कोई भी महिला वहां की कह लीजिए हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट नहीं रही है, मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं रही हैं। और यूएन वुमेन का ग्लोबल डाटा वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स, 27 देश आज के समय पर ऐसे हैं जो कि महिलाओं के द्वारा लीड किए जा रहे हैं। और फ्रॉम जस्ट हाँ बट 10 साल पहले ये नंबर सिर्फ 18 था, तो एक मार्जिनल इंप्रूव हुआ है। और इसके अलावा 23% ऑफ द मिनिस्ट्रियल पोजीशंस जो हैं महिलाओं के द्वारा हेल्ड हैं। अब इसका एक अच्छा डाटा है, यहां पर आप देख सकते हैं फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड इसमें भी आगे चल रहा है। ठीक है जी, तो फिनलैंड में टोटल 19 मंत्री हैं, 12 महिला मंत्री हैं। ठीक है, तो लगभग 63% जो है महिला मंत्री हैं अगर आप देखेंगे तो। निकारागुआ, लिechtenstein, बेल्जियम, तो ये इस तरीके से जो है महिला मंत्री कितने हैं टोटल मंत्रियों में केंद्र सरकार में, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है डाटा तैयार किया गया है। नेक्स्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 4300 मिलियनर्स जो हैं वो भारत को छोड़ के जाएंगे इस साल, ऐसा एक डाटा आया है। देखिए, मिलियनर्स जिनके पास 1 मिलियन डॉलर का कह लीजिए एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हैं, तो लगभग लगभग अगर 83 रुपीज का, इसको $1 को 83 रुपीज का मानता हूं, तो लगभग 8 करोड़ 30 लाख, ठीक है, रुपया है उनके पास लिक्विड एसेट्स में। तो वो जो है ऐसे लोग जो हैं 4300 हैं। पॉजिटिव पॉइंट एक ये है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग ये नंबर कम है। ठीक है, पिछले साल लगभग 6500 थे, उससे पिछले साल 7500 थे। तो ये लगातार नंबर कम हुआ है, बट ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि इनको आप वेल्थ क्रिएटर्स के रूप में देख सकते हैं जो कि टैक्स बड़े लेवल पर भरते हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब्स क्रिएट करने में मदद करते हैं, बिजनेसेस को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं खत्म होती हैं। दूसरा ये कारण इसमें कहा जा रहा है कि एक कारण जो निकल कर आया है, एक तो कि हाई टैक्सेशन है। दूसरा कारण जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, सिटीज के लिवेबिलिटी की जो हमने आज इंडेक्स पढ़ा, तो वो लिवेबल सिटीज नहीं है। सो व्हेन दे लाइक दे वांट टू गो टू अ बेटर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक रीजन है हेनले का प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इंडिया इज एडिंग फार मोर मिलियनर्स देन इट इज लूजिंग। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ऐड जो हो रहे हैं मिलियनर्स वो ज्यादा हैं जो बाहर जा रहे हैं। सो इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड विद लगभग 3,26,400 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, विद मोर देन, ठीक है, अब ये जो 1044 इनको बोला जाता है सेंटी मिलियनर्स। ठीक है, सेंटी मिलियनर्स क्या मतलब हुआ, जिनके पास सेंटी मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 है ना, तो $100 मिलियन की वेल्थ है। तो $100 मिलियन कितना हो गया? ठीक है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने आपको 8.32 या 8.30 करोड़ की बात करें तो 830 करोड़, मतलब जिसके पास 830 करोड़ है तो वो लगभग 1044 लोग ऐसे होंगे। ठीक है, 120 बिलियनर्स, थर्ड हाईएस्ट बिलियनर पॉपुलेशन जो है आफ्टर यूएस एंड चाइना भारत में है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट है, ये नंबर आप देख सकते हैं। 10 साल पहले जो है 79 लाख लोग जो हैं ट्रेवल कर रहे थे, अब जो है वो 1.55 करोड़ है। ठीक है, तो ये लगभग डबल हुआ है। इंडिया ने ब्राजील को ओवरटेक कर लिया है, थर्ड लार्जेस्ट। एंड इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो लगभग लगभग डबल हो गया है। ठीक है, 62% है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुंबई दिल्ली रूट सबसे ज्यादा, 8th बिजिएस्ट ग्लोबली। ठीक है, मुंबई दिल्ली का जो रूट है वो 8वां सबसे ज्यादा बिजी रूट है दुनिया भर में। और 2014 में इंडिया वाज द स्मॉलेस्ट मार्केट विद अ मीगर 80 लाख डोमेस्टिक यूजर्स या सीट्स। तो ये कहा भी जाता है, देखो आज से 15-20 साल पहले कोई हवाई जहाज पे जाता तो लोग मतलब दिखते थे यार, हवाई जहाज से ट्रेवल करता है। आज के टाइम पे वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। ठीक है, मतलब वो उतनी बड़ी बात नहीं रही है, उतना बड़ा एस्पिरेशन नहीं रहा है, अगर हम एस्पिरेशन लेवल की बात करें। तो ये जो है एक कह लीजिए ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दर्शाता है। सो यूएस एंड चाइना मेंटेन द टॉप 2 स्पॉट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया ने जो है 43% डिक्लाइन देखा गया है एफडीआई इनफ्लोज में 2023 में, ड्रॉप्स टू 15th स्पॉट। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है, इंडिया के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 43% तक कम हुआ है, ठीक है, विच अ ह्यूज ड्रॉप। और एंड $28 बिलियन, ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ 2%, वाइल इंडिया ड्रॉप टू 15th स्पॉट इन 2023, जो है फ्रॉम 8th इन 2022। मतलब टोटल एफडीआई जितनी दुनिया भर में आ रही थी उसमें हमारा 8वां नंबर था 2022 में, जो गिरकर जो है 15वां रैंक आ गया है। और दुनिया भर में जो डिक्लाइन हुआ है एफडीआई का वो 2% हुआ है, इंडिया में 43%। तो ये आप कह सकते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। डिस्पाइट इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है कंपैरेटिवली अमंग द मेजर इकोनॉमीज, उसके बावजूद यहां पर एफडीआई कम हो रहा है, ठीक है जी। तो यहां पर ये एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट ड्रॉप एफडीआई इनफ्लोज में कहां पर देखा गया है, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस, इंडिया। और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं आर नॉट ईगर टू इन्वेस्ट, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। एट द सेम टाइम डिस्प्यूट्स, जैसे हमने यूक्रेन रशिया वॉर या इजराइल हमास युद्ध देख रहे हैं, तो वो सारे रीजन भी यहां पर हैं, ठीक है जी। चलिए, हाँ, ओवरऑल अगर हम एफडीआई की बात करें, ठीक है, यहां पर नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में $28 बिलियन, यूएस का नंबर देखिए एक बार, $311 बिलियन, ठीक है। तो मतलब इट वुड बी व्हाट शुड आई से कि अराउंड 11 टाइम्स जो है यूएस में आपका एफडीआई आता है। चाइना 163, ठीक है, इवन ब्राजील इज गेटिंग डबल देन द इंडियाज एफडीआई। यूनिक की बात करें तो जो है यहां पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं यूनिक के द्वारा दी जाती हैं। इसमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं साइंस पे। एक प्रवाह ऐप डेवलप किया गया है, ठीक है जी। प्रवाह इसरो डेवलप्ड सीएफडी सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एनालिसिस, ठीक है। तो लाइक जब भी कोई जहाज आएगा तो एरोडायनेमिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेवलप्ड कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर, जिसका नाम रखा गया है प्रवाह, ठीक है, प्रवाह। तो पूरा फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल रेन सॉल्वर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, शॉर्ट में याद रखना प्रवाह, ठीक है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डेवलप किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इसरो गिव्स डिटेल ऑन इंडो फ्रेंच तृष्णा मिशन, ठीक है। ये तृष्णा क्या है, चलिए देख लेते हैं। तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। इसका मकसद क्या है, सरफेस टेम्परेचर को चेक करना, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड सरफेस टेम्परेचर को चेक करना। तो अलग अलग जगह पर कितना टेम्परेचर बदल रहा है, इससे क्या मदद मिलेगी, इससे अगेन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने में मदद मिलेगी और हमें ज्यादा अच्छा डाटा मिल पाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन अर्थ, इवेपो ट्रांसपिरेशन मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें जो है हम मेजर कर पाएंगे। ये इसरो और फ्रांस का एक जॉइंट मिशन है जिसका नाम है तृष्णा, ठीक है जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। सो स्टडी एरोसोल्स, वाटर वेपर, क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर, उसको स्टडी करेगा, ठीक है। दो इसमें इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 3 क्रेटर्स मार्स पर, जिसका नाम जो है भारत से रिलेटेड है। क्रेटर्स मतलब एक कह लीजिए बहुत बड़ा खड्डा कह लीजिए मार्स पे, उनको स्टडी किया गया। उसमें से एक जो क्रेटर है उसका नाम जो है भारत के एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, और 2 इंडिया के टाउन्स के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन कौन है उस पर्टिकुलर जिले या उस पर्टिकुलर जगह का रहने वाला, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिखें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैव डिस्कवर्ड 3 न्यू क्रेटर्स ऑन मार्स, ठीक है जी। और इसमें जो नाम रखा गया है, सबसे पहले एक नाम रखा गया है लाल क्रेटर, ठीक है। लाल जो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, रिनोड इंडियन जियोफिजिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ पीआरएल फ्रॉम 1972 टू 1983, उनके नाम से ये रखा गया है। दूसरा नाम जो है मुरसन क्रेटर रखा गया है। मुरसन क्रेटर ये उत्तर प्रदेश में है, हाथरस में, हाथरस उत्तर प्रदेश में ये एक छोटा टाउन है, ठीक है जी। वो नाम रखा गया। और तीसरा जो क्रेटर है वो हिल्सा क्रेटर है, ठीक है। ये कहां पर है, ये आपका बिहार में है, ठीक है, ये आपका बिहार में है। तो जो भी
इस पर्टिकुलर टाउन्स के आसपास के हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें। ठीक है जी। वो वैसे ही मतलब खुश हो गए होंगे कि वाह, हमारे नाम से मार्स पे क्रिएटर का नाम है, मतलब हमारे शहर का, मतलब बड़ी बात है ये। ठीक है, तो उनका खुश होना बिल्कुल बनता भी है। चलिए, तो ये जियो फिजिकल एविडेंस मटेरियल अदर देन लावा, इससे हमें बेसिकली मिला क्या है? वाटर। ठीक है, जो हमेशा से बात चल रही है कि मार्स पर पानी है, तो पानी है मतलब लाइफ की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। ठीक है, मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इनटू द क्रेटर, ये कहा गया, नाउ नेम्ड लाल क्रेटर। नेक्स्ट है एजुकेशन न्यूज, मानव रचना यूनिवर्सिटी इंस्टॉल्स जीएनएसएस रिसीवर इन द कोलैबोरेशन विद इसरो। ये एक बहुत कह लीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली एनसीआर रीजन में, फरीदाबाद में, हरियाणा में। और यहां पर इन्होंने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर जो है लगाया है, इंस्टॉल किया है, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी एंड इसरो। ठीक है, इसरो। तो ये जो है क्रिटिकल स्टडी करेगा, वेदर, क्लाइमेट, स्पेस वेदर, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करेगा। तो ये किसने इंस्टॉल किया है? दिल्ली एनसीआर में मानव रचना यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आपका अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी स्पॉटेड बाय द वेब टेलीस्कोप। ठीक है, तो वेब टेलीस्कोप ने अर्लीस्ट गैलेक्सी स्पॉट की है। देखिए, ये मानना है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, ठीक है, अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, उसके 29 करोड़ साल बाद, मात्र 29 करोड़ साल, आप कहेंगे मात्र 29 करोड़ साल, जी हां, जब हम 13.7 बिलियन डॉलर, सॉरी 7.13 बिलियन डॉलर ही निकलता है ना, बिलियन ईयर्स। ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर्स, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 137 करोड़ ईयर्स। तो इसके मुकाबले में 29 करोड़ क्या है? कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1370 के मुकाबले में 29 क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 29 करोड़ साल के बाद ये गैलेक्सी बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया? जेड्स, जीएस। ठीक है, जीएस पढ़ना मुश्किल है, जेड, तो ये नाम दिया गया है। इससे पहले ये कहा गया था कि एक 32 करोड़ साल पहले, ठीक है, एक गैलेक्सी है, मतलब बिग बैंग के 32 करोड़ साल बाद एक गैलेक्सी बनी थी, उसके बारे में पता था साइंटिस्ट लोगों को। बट अब जो है गैलेक्सी जिसका नाम हमने देखा जेड, जो है जीएस, तो ये जो है 29 करोड़ साल बाद ही बननी शुरू हुई। तो ये अर्लीस्ट एक जायंट गैलेक्सी डिस्कवर की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट है चाइना का हाई स्टेक मून मिशन। यहां पर आप देख सकते हैं लैंड्स ऑन मून्स फार साइड, सो चांगेज। ठीक है, चंगेज से याद रख सकते हो, चंगेज। सो चांगेज सक्सेसफुल लैंडेड और द डेजिग्नेटेड लैंडेड एरिया ऑन जून 2, और ये मून पर लैंड किया। ठीक है, ऑन द साउथ पोल एटकिन बेसिन। वहां से रॉक सैंपल्स को, सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट किया बिटवीन द लेस एक्सप्लोर्ड रीजन, एंड उसके बाद जो है इट इज ड्यू टू द रिटर्न ऑन अर्थ इन द डेजर्ट्स ऑफ चाइनाज इनर मंगोलिया रीजन। ठीक है, 25 जून को ये वापस आ भी गया है। ठीक है, फर्स्ट टू कलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम द मून फार साइड, और भारत में वापस लेकर आएगा, और सॉरी दुनिया पर वापस लेकर आएगा, नॉट सॉरी भारत। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे जो देखिए मून का एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है, ये फार साइड का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि मून जो है धरती के साथ एक कंसेप्ट कहा जाता है टाइडली लॉक्ड। इसका मतलब क्या है टाइडली लॉक्ड? मतलब जो मून का रेवोल्यूशन का पीरियड है, और ये वाला पीरियड रेवोल्यूशन का और रोटेशन का, अपने एक्सिस पर घूमने का और चक्कर लगाने का धरती के इर्द गिर्द, वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, दैट इज 27 1/3 डेज। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें एक एक ही हिस्सा दिखाई देता है उसका। ठीक है, तो दूसरे वाले हिस्से पे जाके, ठीक है, फार साइड उसको कहा गया, वहां से जाकर रॉक सैंपल को लेकर आना, वहां पर लैंड करना, वहां से रॉक सैंपल को लेकर आना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है आपका चाइना चांगे 6 ब्रिंग बैक द फर्स्ट सैंपल। ये आप देख सकते हैं, ये बकायदा यहाँ पर लैंड किया। ठीक है, जो कि चाइना का इनर मंगोलिया रीजन है, डेजर्ट वाला रीजन है। और सो फर्स्ट मिशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, 53 डे लॉन्ग मिशन था ये, 2500 किलोमीटर साउथ पोल एटकिन बेसिन, टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है, एक होता है क्रैश लैंडिंग, ठीक है, सीधा जाके टकरा गया, तो उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग होता है बहुत धीरे धीरे आके वहां पर जो है लैंड किया, तो ये बहुत मुश्किल होता है सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक है जी। सो चाइनीज सैटेलाइट डिस्कवर्स न्यू सोलर एटमॉस्फेयर। तो यहां पर चाइना का एक
सैटेलाइट है जिसका नाम है चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, चेस, ठीक है, चेस, जो कि नया पैटर्न सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन का डिस्कवर करेगा, ठीक है। जो है ये खास पॉइंट है यहां पर, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, ये उन्होंने कहा है कि हमें नया, देखिए सोलर जो रेडिएशंस हैं उनके बारे में हमें पता लगा है, सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन के बारे में पता है, उसका पैटर्न क्या है उसके बारे में समझने में हमें मदद मिल रही है। इससे क्या होगा, इससे हम सोलर विंड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सोलर के एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक एक्टिविटी और कैसे सोलर एटमॉस्फेयर बिहेव करता है, ठीक है। और चेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउफू, काउफू, ठीक है, नाम थोड़ा सा वो है, काउफू सैटेलाइट 2022 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। चाइना, चेज, चेज याद रख लो, सिंपल है। चाइना नेक्स्ट मून मिशन टू इंक्लूड इजिप्ट एंड बहरेन, मेंबर ऑफ यूएस आर्टेमिस अकॉर्ड। नेक्स्ट मून मिशन में जो है कौन कौन होने जा रहा है, इजिप्ट होने जा रहा है और बहरेन होने जा रहा है, जो कि आर्टेमिस अकॉर्ड का मेंबर है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, यूएस लेड, नासा लेड एक ग्रुपिंग है जिसमें कहा गया है कि हम आउटर स्पेस का वेपनाइजेशन नहीं करेंगे, आउटर स्पेस का जो है पीसफुल यूज किया जाएगा, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनका किसी भी तरीके से मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कहना चाहता है कि बहरेन जो है आर्टेमिस अकॉर्ड का मेंबर है, दो वो चाइना के साथ भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है पानी को ढूंढने के लिए जाएंगे मून के साउथ पोल में 2026 में, ठीक है। तो ये इजिप्ट और बहरेन जो है ये मिलकर चाइना के साथ ये मून मिशन प्लान करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका चाइना एंड फ्रांस लॉन्च मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट टू स्टडी स्टार एक्सप्लोजंस, ठीक है जी। तो यहां पर सैटेलाइट का नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, जो कि चाइना से लॉन्च किया गया, सिचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन। मकसद क्या है, जो भी एक्सप्लोजंस हैं स्टार्स के इंक्लूडिंग गामा रे, बस उसको स्टडी करना। पहला एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है जो कि चाइना और फ्रांस में, तो यहां पर इंटरेस्टिंग है, फ्रांस जो है चाइना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है। दिस फॉलोज देयर प्रीवियस जॉइंट एफर्ट विद चाइना फ्रांस ओशनोग्राफिक सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2018। अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च एडवांसेस क्लाउड एंड एरोसोल रिसर्च। तो एक अर्थ केयर, नाम से देखो क्लियर है, अर्थ केयर, अर्थ की केयर करना। तो अर्थ की केयर कैसे करोगे आप, क्लाउड का रिसर्च कर रहे हो, एरोसोल्स का रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है, जाक्सा। विल स्टडी कैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, डेंसिटी ऑफ एरोसोल डिपेंड करते हैं इन द एटमॉस्फेयर इंपैक्ट द अर्थ टेम्परेचर, मतलब ये सारा का सारा फिनोमिना अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको कैसे इंपैक्ट करता है, इसको स्टडी करेगा, ठीक है जी। और डेफिनेटली सो इन इनहैंस आवर अंडरस्टैंडिंग के क्लाउड्स और एरोसोल्स कैसे फॉर्म होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कैसे वो धरती के एनर्जी बजट को इंपैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका CSIR IICT, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई माइक्रो एल्गी एज अ पोटेंशियल प्रोटीन सप्लीमेंट। एक माइक्रो एल्गी फाइंड आउट की गई है जो कि एक प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में हो सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, इंटरेस्टिंग है। सो पोटेंशियल ऑफ क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर, जो कि प्रोटीन रिच एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द माइक्रो एल्गी क्लोरेला, वो जो है एक आइडियल इंग्रेडिएंट है वाइड रेंज ऑफ फूड एंड फीड एप्लीकेशंस, अंडर एक्सप्लॉइटेड क्रॉप है एंड डू नॉट कंपीट विद ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज। ये कहा जा रहा है कि इसमें अमीनो एसिड्स, जो मतलब बेसिकली आपके जो प्रोटीन्स, सुपीरियर प्रोटीन क्वालिटी है और ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलिए, सो रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर वाइटल फॉर ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट हेल्थ बट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। देखो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कुछ कह लीजिए प्रोटीन जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। 59-year-old रशियन कॉस्मोनॉट बिकम द फर्स्ट टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस, ठीक है। नाम है इनका ओलेग कोनोनेंको। कौन है ये, जो रशिया का मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं, कौन है ये, कौन है ये, ठीक है। जो रशिया का कॉस्मोनॉट है जो 1000 दिन स्पेस में रह के आया है। नेक्स्ट आपका इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बिकम द फर्स्ट वुमेन टू पायलट बोइंग स्टारलाइनर और मेड इन क्रू टेस्ट फ्लाइट, ठीक है जी। तो ये पायलट हैं और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारतीय मूल की महिला है। बिकम द फर्स्ट टू फ्लाई टू स्पेस अबॉर्ड बोइंग स्टारलाइनर्स इन द फर्स्ट एवर क्रूड मिशन। ठीक है जी, फ्लाई अबॉर्ड दिस एटलस 5 रॉकेट फ्रॉम केप कार्निवल स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा में है। अगर आप यूएस का मैप देखेंगे, यूएस के मैप में साउथ ईस्ट के समय में आपको एक फ्लोरिडा स्टेट मिलता है, जिसमें बहुत फेमस मियामी बीच भी है। वहां पर आपको स्पेस जो है ये केप कैनरेवल स्पेस स्टेशन मिलता है। यूएस का काफी फेमस स्पेस स्टेशन है। ओके, सो द लॉन्च इज अ पार्ट ऑफ नासा's कमर्शियल क्रू प्रोग्राम विद सिलेक्टेड बोइंग एंड स्पेसएक्स, जिन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया एंड टू कैरी द एस्ट्रोनॉट्स। बर्ड फ्लू ऑनसेट इन इंडिया, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। WHO कंफर्म्स H92 बर्ड फ्लू इन इंडिया इन अ 4-year ओल्ड। ठीक है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही कि केस मिला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 4 साल के बच्चे में H292 वायरस। सेकंड डॉक्यूमेंटेड केस है, फर्स्ट वाज फाउंड इन 2019। ये एक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का, कॉमनली फाउंड इन बर्ड्स, प्राइमरीली बाय अ कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट और डिजीज वर्ड, उससे जो है ये ट्रांसफर होता है ह्यूमन बॉडी में। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, कफ, खांसी, ठीक है, सोर थ्रोट, जो कि नॉर्मली कह लीजिए फीवर में आपको देखने को मिलता है, और मसल एक, फिटीग, कंजक्टिवाइटिस, ये कुछ इसके मतलब वो हैं सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव न्यूज, आइबेरियन लिंक्स इज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन थैंक्स टू कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ये जो है एक पॉजिटिव कह लीजिए एक इन्वायरमेंटल न्यूज है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कहा है कि इसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड से, ठीक है, इंडेंजर्ड से वल्नरेबल की तरफ आ गया है, मतलब कम हो गया है, ठीक है, थ्रेट लेवल कम हो गया है, नंबर्स बढ़ा है। नंबर्स कितना बढ़ा है आप देख लीजिए। ये नेटिव है टू स्पेन एंड पोर्चुगल, और 2001 में सिर्फ 62 अडल्ट इंडिविजुअल से 2022 में 648, और अब जो है 2000 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं पॉइंटेड ईयर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, लॉन्ग लेग्स, लेपर्ड लाइक स्पॉटेड फर। ठीक है, ये एक स्पीशीज है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मोर कॉमन यूरेशियन लिंक्स। कहां पर मिलता है? स्पेन और पोर्चुगल में। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू प्लांट स्पीशीज डेंड्रोफाइटी लॉन्गेनिसिस। ठीक है, तो ये जो है आपको मिडल अंडमान में मिला है बाय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लालजीत सिंह। ठीक है, पैरासाइटिक फ्लावरिंग है ये, सेमी पैरासाइटिक है ये। ठीक है, सेमी पैरासाइटिक का मतलब क्या है? हेमी पैरासाइटिक एडेप्टेशन जिसे कहा जाता है, पार्शली डिपेंडेंट है होस्ट पे, और कुछ इसमें क्लोरोफिल भी होता है। तो ये मैंगो जो प्लांट है, ठीक है, मैंगो जो प्लांट है उस पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यू स्पीशीज असेस्ड एंड एंडेंजर्ड बेस्ड ऑन द IUCN कैटेगरी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि 1964 में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेड डाटा लिस्ट जो है पब्लिश करती है। नेक्स्ट आता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। 20 कंडीशन या डिजीजेस हैं जो मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं। देखिए, इनके साथ दिक्कत क्या है? निग्लेक्टेड क्यों कहा गया इसको, ट्रॉपिकल डिजीजेस को? क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में, वो कहां पर हैं? वो नदर्न हेमिस्फीयर में, वो ट्रॉपिकल कंट्रीज नहीं है। तो जो रिसर्च की गई है उन बीमारियों की ज्यादा की गई है जो वहां पर पाई जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां जो मेनली ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती हैं उन पे ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इनको निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहा जाता है, जिसमें गिनी वॉर्म, चिकनगुनिया, डेंगू, स्नेक बाइट, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और भारत में भी बहुत सारे लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। ठीक है, अगर एक डाटा देखें तो क्लोज टू 67 करोड़ people in India required treatment for NTD in 2021. India is home to 12 neglected tropical diseases. Smallest known great ape which lived 11 million years ago found in Germany. तो ये एक टाइनी क्रिएचर है जो कि काफी छोटा है, और ये आपको मतलब 10 kg से भी इसका वेट कम था, और ये जो है कहां पर मिला है? जर्मनी में मिला है। तो यहां पर आज का सेशन जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आखिरी में कुछ बहुत ज्यादा कह लीजिए टफ न्यूज थी, और ये आज का सेशन है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ न्यूज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए परचम क्लासेस।